डियर स्टूडेंट। आज जो अपना लेक्चर है वो है लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। इसमें जो अपना टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सब टॉपिक जो है कंसीडरेशन का लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। कहने का मतलब ये है कि जब हम लॉ के अंदर कंसीडरेशन की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन की बात करते हैं, तो कंसीडरेशन से रिलेटेड हमने एक लास्ट वीडियो भी पढ़ा था जिसमें हमने कंसीडरेशंस के कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि जो आपका कंसीडरेशन होना चाहिए उसमें रिसबमिशन सहमति होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ग्रेटियस बेलमेंट होना चाहिए कि वहाँ किसी दूसरे को कोई एक चीज़ दे रहा है तो अंडर बेलमेंट कोई चीज़ दे रहा है तो उसमें उसका इंटरेस्ट जो जिस पर्सन ने वो चीज़ दी है उसका इंटरेस्ट हमेशा सेव ही रहना चाहिए। क्योंकि सपोज मान लीजिए एक फ्रेंड किसी दूसरे फ्रेंड को अपनी बाइक किसी पर्पस के लिए देता है तो वहाँ पे जिस पर्सन ने अपना बाइक दूसरे पर्सन को दिया है तो उसको उसका इंटरेस्ट सेव ही रखना चाहिए। यहाँ पे प्रॉमिस ऑफ चैरिटी के केस में हमने देखा कि कंसिडरेशन होता है कि यदि आप प्रॉमिस करते हैं और आपकी प्रॉमिस पर आगे का जो वर्क है वो बेस्ड है तो उस समय आपको जो आपने प्रॉमिस की है चैरिटी का वो भी आपको पूरा करना होगा। गिफ्ट जो है गिफ्ट हम किसी को देते हैं तो गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन होते हैं तो वो भी हमने देखा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो कमीशन नहीं होता है, कंसिडरेशन नहीं होता है कभी कभी, ये भी हमने देखा। और यदि कोई पर्सन है जिसने पहले कुछ चीज़ उधार ली थी लेकिन अब उस टाइम बेयर डेट्स को जो पहले स्थगित था भुगतान उस डेट्स को उस ऋण को अब चुकाना चाह रहा है तो वहाँ पे भी वो विदाउट कंसिडरेशंस को चुका भी सकता है। और फिर हमने देखा था कि वॉलंटरी सर्विस के अंदर भी जो प्रॉमिस होती है वो पूरी करनी होती है। और इससे पहले हमने देखा था कि ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन, हमने इसमें हस्बैंड वाइफ का एक एग्जाम्पल दिया था कि हस्बैंड वाइफ के बीच ये एग्रीमेंट होता है कि जो उनके बीच डे टू डे जो झगड़ा हो रहा है उसके रिगार्डिंग हस्बैंड इनिशिएशन लेके बोलता है कि यदि हम दोनों अलग अलग रहेंगे और मैं आपको एक फिक्स अमाउंट जो है पे करूँगा कंसिडरेशन में, और फिर वो अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं और हस्बैंड वो फिक्स अमाउंट पे करना जो है शुरू नहीं करता तो उस सिचुएशन में वाइफ उस हस्बैंड पर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। क्योंकि वहाँ पे क्या है दोनों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है और रजिस्टर्ड है अंडर लॉ ये है, और लव अफेक्शन से अफेक्टेड है और दोनों के बीच क्या है क्लोज रिलेशनशिप है। तो कंसिडरेशन के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो हमने यही पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, वॉइड। और हमने ये भी देखा था कि कंसिडरेशन के अंदर गिविंग समथिंग इन रिटर्न होना जरूरी है, जिसको हमने क्वेरी प्रो को भी बोला समथिंग, और रिकम्पेंस भी हमने उसको बोला। तो इस लेक्चर के अंदर हम कंसिडरेशन की बात को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं जो अपना नेक्स्ट लेक्चर 7 है। और यहाँ पे हम देखेंगे लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका जो कंसिडरेशन है तो उस कंसिडरेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होना चाहिए, आपका लीगल होना चाहिए। सपोज छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कोई चीज़ सप्लाई कर रहा हूँ और वो जो मैं चीज़ आपको सप्लाई कर रहा हूँ उसमें मैं कुछ स्मगलिंग करके वो चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो कि आपकी वैलिड नहीं है। तो इस सिचुएशन में यदि मैं आपको वो चीज़ सप्लाई करूँगा और बदले में मैं आपसे पैसा लूँगा और तो वो चीज़ वैलिड नहीं होने के कारण कंसिडरेशन जो है उसका लॉफुल नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन का लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने ये लिखा है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। इट मीन्स फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू थिंग्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। फर्स्ट क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। और इससे पहले हमने ये भी देखा था यदि लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन नहीं है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपका वॉइड है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका लॉफुल कंसिडरेशन के साथ लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। सेक्शन जो 23 है वो आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो ये बताती है कि कंसिडरेशन लॉफुल या ऑब्जेक्ट लॉफुल जो होता है उस सिचुएशन में क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा कि कंसिडरेशन जो है स्पेशली फॉरबिडेड बाय लॉ तो नहीं है, कि जो कंसिडरेशन के बारे में बात की जा रही है वो फॉरबिडेड बाय द लॉ नहीं है। तो सच नेचर दैट दे आर डिफीट एंड पर्पस ऑफ द लॉ, और वो लॉ के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए, और उसमें कोई फ्रॉड से रिलेटेड कोई थिंग्स नहीं होनी चाहिए, और किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी करने का पर्पस उसका नहीं होना चाहिए, और वो इमोरल भी नहीं होना चाहिए। तो जो आपका ऑब्जेक्ट यदि आपका फॉरबिडेड बाय लॉ नहीं है
लॉ के प्रोविजन को डिफीट नहीं करता है और फ्रॉडुलेंट मैनर से नहीं किया गया है, किसी को इंजरी करने के पर्पज से नहीं किया गया है और इमोरल नहीं है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंसिडरेशन है और जो आपका उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आपका लॉफुल है। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन एज वेल एन ऑब्जेक्ट का क्या लॉफुल होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड बाय लॉ के केस में जो है आपका कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट हम चेक करेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि यदि कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन रखा गया है उसको लॉ क्या करता है, मना करता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर के क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे। और जब वो चीज़ें लॉ और ऑर्डर के अगेंस्ट होंगे उनको हम वैलिडिटी नहीं दे सकते। जैसे कि आप देखें, ए रिसीव ए लाइसेंस from the forest department to cut the grass of a certain area. The authority at the department told him cannot pass such an interest to the another person, कि ए ने एक लाइसेंस रिसीव किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, क्या घास को काटने के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर घास को काटने के लिए परमिशन लिया उसने। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी या डिपार्टमेंट जो है इस लाइसेंस को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ उसको अलाउ नहीं करता, वो क्या है, फॉरबिडेड बाय लॉ है। फिर हम बात करें कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। कभी भी जैसे हमने एक एग्जांपल के अंदर देखा था कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और ए बी को कोई चीज सेल कर रहा है, ठीक है ना, वहां पे एक पर्सन डेटर है, एक पर्सन क्या है, क्रेडिटर्स है। तो यहाँ पे उस पर्सन ने जो कंसिडरेशन रखा है वो अनलॉफुल है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो कंसिडरेशन क्या है, लॉ के प्रोविजन को डिफीट करेगा, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। फिर आता है आपका फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट। फ्रॉड के पर्पज से आप कंसिडरेशन ले रहे हो। जैसे मैंने आपको स्मगलिंग का एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस तो करता है गुड सप्लाई की, लेकिन वो स्मगलिंग करके उसको करता है जो कि कंट्री के लॉ के क्या है, अगेंस्ट है, तो फ्रॉडुलेंट मैनर होने के कारण वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई कंसिडरेशन रूल्स को डिफीट कर रहा है, लॉ को डिफीट कर रहा है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हमने ये भी देखा था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है और वो उसका ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो उस सिचुएशन में हम क्या मानेंगे कि वो कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल नहीं है। जब कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है तो उस कंसिडरेशन को लॉफुल नहीं होने के कारण हम उसको परमिशन नहीं देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, फॉर एग्जांपल ए कॉन्ट्रैक्ट टू पब्लिश ए बुक दैट इज वोलेशन ऑफ अनदर पर्सन कॉपीराइट वुड बी वॉइड, कि सपोज कोई पर्सन है, किसी ने कोई पहले बुक पब्लिश कर रखी है लेकिन आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी इशू कर रहे हो विदाउट उसकी परमिशन के, बिना कॉपीराइट लिए, तो ये क्या माना जाएगा, दूसरे पर्सन को इंजर करना, उसकी प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाना होगा एक तरीके से, तो ये भी आपका अनलॉफुल माना जाएगा। जो कंसिडरेशन है आपका इमोरल नहीं होना चाहिए। जब कंसिडरेशन इमोरल है, किसी दूसरे पर्सन को मोरली हिट करना है, तो वो आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है कि ए lend a money to B to obtain a divorce from the her husband C, कि A क्या करता है, B को पैसे देता है और कहता है कि अपने हस्बैंड से क्या कर रहे हैं, वो तलाक ले लें। It was agreed once B obtained the divorce A would marry her, और वो तलाक लेने के बाद उससे शादी करें, तो यहाँ पे जो उनका कंसिडरेशन है वो इमोरल है। फिर है कंसिडरेशन अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट पहले से डिसाइड करती है कि यदि आप एनिमी कंट्री के साथ क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल ए ट्रेडर एंट्रिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद पाकिस्तानी नेशन ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, कि जब पाकिस्तान के साथ अपना कारगिल वॉर चल रहा था उस समय किसी ने कोई ट्रेडिंग की है एनिमी कंट्री के पर्सन के साथ, तो वो आपका पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस ये है, इसके अंदर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है। जैसे आप देखें, ए एग्री टू सेल इज लैंड टू बी इफ ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम, तो ये भी आपका क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। मेंटेनेंस की यदि हम बात करें कि एक पर्सन में जो मेंटेनेंस के एंड सिंपैथी के पर्पस से, मेंटेनेंस एग्रीमेंट क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा
कि यदि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से ये कहता है कि मैं आपके अगेंस्ट केस नहीं करूँगा यदि आप जो है मुझे मेरे रहने का खर्चा दें, वो सब चीज़ें दें, तो ये भी क्या है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन ए पब्लिक ऑफिसेस, इस तरीके के जो पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, ठीक है ना, मोनोपोली की सिचुएशन बनाना, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रोकरेज मैरिज फॉर रिवार्ड, इस तरीके के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके अंदर जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है।